नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबरों का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी चुनाव प्रचार के शोर की, जो थम गया है। लेकिन इन सीटों का समीकरण किसके पक्ष में कहानी कह रहा है, क्योंकि सबकी निगाहें मैनपुरी पर हैं। लेकिन हलचल सबसे ज्यादा रामपुर में है, जहां आजम पर 2 दिन में दूसरा केस दर्ज हो गया। वहीं सवाल खतौली का भी है, जहां जयंत के सामने भाजपा के रथ को रोकने की चुनौती है। आज इन तमाम बातों का पूरा विश्लेषण करेंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी मैनपुरी, खतौली, रामपुर के चुनाव की, जिसका प्रचार का शोर आज थम गया। और अब जनता के हाथ में डोर है, जो 5 दिसंबर को अपने वोट से मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो बयानों के तीर चले, क्या वो वोटिंग के दिन हवा का रुख तय करेंगे? क्योंकि ये पहला उपचुनाव है जिसमें तालिबान से लेकर मोगैम्बो, समाजवाद से लेकर राम राज्य और पेंडुलम जैसे शब्दों का खूब जिक्र हुआ। खत्म हुआ प्रचार का शोर, अब जनता के हाथ में डोर। अखिलेश की अग्नि परीक्षा, सपा कर पाएगी अपने किले की सुरक्षा। रामपुर में आजम का इम्तिहान, मतदान से पहले मुकदमों पर घमासान। मुझे पता नहीं था कोई धारा बच रही थी। और रामपुर तो मेरे ख्याल से पहला ऐसा शहर होगा जहां जिंदाबाद के नारे लगाने पर मुकदमा हो गया। खतौली का महासंग्राम, बदलेगा पश्चिम का मिजाज। जमकर चले बयानों के तीर, कौन खींचेगा जीत की लकीर? शिवपाल जी का जो समाजवाद है, वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। उत्तर प्रदेश की जिन 3 सीटों को लेकर पिछले 1 महीने से प्रचार का शोर मचा हुआ था, वो थम गया है। और अब चुनाव की डोर जनता के हाथ में है, जो 5 दिसंबर को अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन ये चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए विरासत बचाने की लड़ाई है, तो रामपुर आजम खान के लिए गढ़ बचाने की चुनौती। ठीक इसी तरह खतौली का चुनाव पश्चिम का मिजाज बदलने की जंग है। अब चुनावी जंग में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 5 दिसंबर को जनता के वोट से तय हो जाएगा। लेकिन जो अपना किला हारेगा, उसका मिथक टूट जाएगा। जैसे मैनपुरी पिछले 9 चुनाव से समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला रहा है, ठीक उसी तरह रामपुर की सियासत पिछले 4 दशकों से आजम के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जबकि खतौली में पिछले कई चुनाव से भाजपा का ही राज तिलक होता रहा है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं, पूरे देश की नजर इस उपचुनाव पर टिकी है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में होने वाले उपचुनावों के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के शोर थमने के साथ ही सियासी जोर आजमाइश भी अब थोड़ी कम देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक बयानों की चर्चा खूब हो रही है। मैनपुरी में ये जुबानी जंग समाजवाद के नाम को लेकर हुई, जहां सीएम योगी ने राम राज्य के मोर्चे पर समाजवाद को चुनौती दी, तो अखिलेश ने समाजवाद को ही राम राज्य बता दिया। शिवपाल जी का जो समाजवाद है, वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद, वह पूंजीवाद में बदल गया है। अखिलेश जी का समाजवाद ते अवसरवादी समाजवाद है। मैनपुरी में समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। जो मुख्यमंत्री राम राज्य न जानता हो, जो मुख्यमंत्री समाजवाद न जानता हो, समाजवाद ही राम राज्य है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैनपुरी में सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश से ज्यादा शिवपाल सिंह यादव रहे। लेकिन जब बात चाचा की आई, तो अखिलेश ने भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, फिर उनको
वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। इसी तरह खतौली में तालिबान का खूब जिक्र हुआ। सीएम योगी 30 नवंबर को जब प्रचार करने आए तो पहले मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, फिर सपा और रालोद के गठबंधन की तुलना तालिबान से कर दी। लेकिन अब तालिबान से शुरू हुई ये लड़ाई मोगैम्बो पर आ गई है। सपा और लोक दल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए, तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। योगी जी तो गुस्से में रहते हैं, छोटा मोगैम्बो कहते हैं उनको। मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ यार। मैं जानता हूँ आप टेंशन में हो, प्रदेश समझ लेगा। विवादास्पद बयानबाजी हुई, चाहे वो आजम खान हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी ने विकास की बात की, परिवारवाद वंशवाद पर कटाक्ष किया। इसके अलावा महंगाई बेरोजगारी पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर बयानबाजी की और तमाम चीजें देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने इन उपचुनावों को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपनी रणनीति बनाई और बूथ से लेकर गली कूचे तक अपने विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को उतार दिया। अब सवाल बड़ा है कि जो जुबानी तीर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर चलाए, उनका असर मतदान पर कितना होगा, क्योंकि अब गेंद जनता के पाले में है। वो तय करेगी कि मैनपुरी का किला बचेगा या आजम का गढ़ ढहेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मैनपुरी, जिसका ताज इस बार डिंपल और रघुराज में किसे मिलेगा, यह सवाल इस वक्त पूरा प्रदेश पूछ रहा है। क्योंकि उपचुनाव हो तो 3 सीट पर रहा है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा मैनपुरी की है। इसे जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी तो सपा ने अपने किले को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब सवाल बड़ा है कि मैनपुरी की जनता नया इतिहास लिखेगी। जहां पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज रहा है। ये वो सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव की 3 पीढ़ियां लोकसभा का चुनाव जीती है। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जब बात उपचुनाव की आई है, सपा के साथ हार ही आई है। और अब सवाल बड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी मैनपुरी भी हार जाएगी? क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भीतर भी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ सुलह कर ली, तो शिवपाल ने भी मैनपुरी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत दी है। मैं तो नहीं कहना चाहता हूं, अब अखिलेश को मैंने अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। चाचा और भतीजे के बीच जो रिश्तों की बर्फ जमी हुई थी वो पूरी तरह से पिघल गई। दोनों एकजुट नजर आए और इसका सियासी मायने भी देखे गए। लगातार मंच पर शिवपाल हो या अखिलेश यादव, दोनों चाचा और भतीजे की बॉन्डिंग की बात करते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश और शिवपाल का जोड़ मैनपुरी का किला बचा पाएगा
क्योंकि भाजपा के लिए ये सीट 2024 में सभी 80 सीट जीतने का रास्ता है। यही वजह है कि खुद सीएम योगी ने मैनपुरी में 2 जनसभाएं की और हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती दी। चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है, वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। अब मैनपुरी में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन जो भी नतीजा आएगा उससे 24 का भविष्य साफ हो जाएगा। क्योंकि भाजपा जीती तो उसका सभी 80 सीट जीतने का दावा मजबूत हो जाएगा, और अगर सपा जीती तो भाजपा का मिशन 80 खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। फैक्टर्स कौन कौन काम करेंगे, क्या फैक्टर समझ में आ रहे हैं, आपको हम बता देते हैं। सपा का गढ़ मैनपुरी का ये फैक्टर है। जातीय समीकरण ये भी यहां पर फैक्टर बन रहे हैं। मुलायम के नाम की जो सहानुभूति है वो सबसे बड़ा फैक्टर है मैनपुरी में, और साथ ही समाजवादी परिवार की एकजुटता भी एक फैक्टर है। उपचुनाव में भाजपा की लहर जो चल रही है वो भी एक फैक्टर बन रही है। वहीं मैनपुरी के जातीय गणित की अगर हम बात करें तो वो भी आप समझ लीजिए। यादव वोटर्स हैं 4,25,000, शाक्य वोटर्स हैं 3,25,000, ठाकुर वोटर्स 2,25,000, ब्राह्मण वोटर्स हैं 1,10,000, दलित वोटर्स 1,30,000, लोधी 1 लाख, वैश्य वोटर्स 70,000 और मुस्लिम वोटर्स जो है उनकी संख्या है 55,000। तो ये जातीय समीकरण है, सांप्रदायिक समीकरण है, और इसी के आधार पर वहां पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं रामपुर की, जहां मतदान से पहले आजम खान की टेंशन हाई हो गई है, क्योंकि आजम पर 2 दिन में 2 मुकदमे दर्ज हो गए। अब सवाल बड़ा है कि आजम के जिन बयानों को लेकर मुकदमे दर्ज हुए, क्या उनका असर चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि रामपुर का चुनाव आजम के लिए साख का चुनाव है, जिसे अगर वो हार गए तो सवाल भी उन्हीं पर उठेगा, और फिर आजम के दिन बयानों का जिक्र खूब जोर से होगा। आजम की टेंशन हाई, कौन जीतेगा रामपुर की लड़ाई? रामपुर जीतने की रेस, आजम पर दर्ज हुए 2 दिन में 2 केस। और रामपुर तो मेरे ख्याल से पहला ऐसा शहर होगा जहां जिंदाबाद के नारे लगाने पर मुकदमा हो गया। रामपुर में प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, क्योंकि जो नया केस दर्ज हुआ है वो 1 दिसंबर के बयान से जुड़ा है, जब अखिलेश यादव प्रचार करने रामपुर पहुंचे थे। इसी जनसभा के मंच से आजम खान ने ऐसी बात कही जिसने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, हमारे झंडे जिंदाबाद। अब आजम खान के इसी बयान को लेकर उन पर धारा 153A, 505 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बीते 2 दिनों में उन पर दूसरा मुकदमा है, क्योंकि आजम खान पर एक मुकदमा शुक्रवार को भी दर्ज हुआ था, जो उनके कोख वाले बयान से जुड़ा है, जिसमें आजम के खिलाफ धारा 394B, 354A, 353A, 505, 504, 509, 125 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। अब आजम खान पर दर्ज इन मुकदमों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। हमारी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, तो हम तो यही मानते हैं कि वो बयान बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। किसी भी कार्रवाइयों से या पुलिस के घूमने फिरने से डरे नहीं, हिम्मत और हौसला अपना रखें। रामपुर बहुत बाशऊर और बाहिम्मत लोगों का शहर है। 40-50 साल से आजम खान साहब के नेतृत्व में यहाँ एक इनकलाबी तारीख लिखी गई है।
और ये इलेक्शन भी एक नया इतिहास बनाएगा इस शहर के अंदर। वही अब्दुल्ला आजम अपने पिता के बचाव में उतर आए हैं, जो कह रहे हैं कि अब तो जिंदाबाद कहना भी गुनाह है। वही जयंत चौधरी शनिवार को रामपुर में प्रचार करने पहुंचे थे, तो वो भी आजम पर दर्ज मुकदमों को लेकर सवाल उठाते नजर आए। और रामपुर तो मेरे ख्याल से पहला ऐसा शहर होगा जहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने पर मुकदमा हो गया। मुझे पता नहीं था कोई धारा बच रही थी। मैं नहीं मानता कि इतनी सीट जो मजबूत रही है उसमें कोई मुकाबला हो। वे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है, उनकी अपनी एक राजनीतिक अनुभव और छवि है। भले उनके वोट का अधिकार छीन लिया हो और सीट उनसे छीन ली गई हो। हालांकि इस मुश्किल वक्त में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी आजम खान के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को जब अखिलेश रामपुर आए थे तब तो कहकर गए थे कि आजम अकेले नहीं है, पूरी पार्टी उनके साथ है। स्वीकार करना चाहिए और पूरा उत्तर प्रदेश और सभी राजनीतिक दल और यहाँ तक बीजेपी के अपने लोग कहते हैं कि आजम साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा उनके साथ नहीं हो। और अब ये एकजुटता जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के मोर्चे पर भी दिख रही है, जो न सिर्फ उनके साथ खड़े हुए हैं बल्कि भाजपा को रामपुर के पिच से सीधी चुनौती दे रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के गढ़ को बचाने के लिए उनके सभी साथी एक साथ नजर आए। जहां अखिलेश यादव ने चुनावी रैली की, तो वहीं जयंत और चंद्रशेखर ने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा के लिए रामपुर पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। अब सवाल बड़ा है कि क्या आजम खान अपना किला बचा पाएंगे, क्योंकि इस लड़ाई में भले ही उनकी जगह आसिम राजा मैदान में हो, लेकिन साख उन्हीं की दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो रामपुर का उपचुनाव भी काफी दिलचस्प बना हुआ है और चलिए अब बात करते हैं कि रामपुर में कौन कौन से फैक्टर है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो आजम खान का गढ़ है। मुस्लिम वोटर्स यहाँ के दूसरे फैक्टर्स हैं और आजम खान के जो बिगड़े बोल हैं वही फैक्टर है जिस पर मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। उस बिगड़े बोल के चक्कर में उनकी विदायगी चली गई, उपचुनाव और एक बार फिर से उन पर कुछ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। आजम पर दर्ज केस भी यहाँ पर फैक्टर हैं और भाजपा जिस ताकत के साथ लड़ रही है वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर है। अब रामपुर में वोटों का गणित क्या है वो हम आपको बता देते हैं। कुल जो मतदाताओं की संख्या है वो है 3,88,994। पुरुष मतदाता 2,06,904 हैं। महिला मतदाता 1,82,052 हैं। मुस्लिम वोटर्स का बहुत बड़ा यहाँ प्रभाव है। 60% मुस्लिम वोटर हैं और 40% हिंदू वोटर हैं। लेकिन लोकसभा उपचुनाव जिस तरीके से भाजपा ने सेंध लगाई थी, भाजपा का दावा है कि ये वोटों का और वोट बैंक का समीकरण हम बदल लेंगे। और अब बात खतौली के दंगल की करते हैं, जहां सपा और रालोद मिलकर भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। आज प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दलों ने खूब जोर लगाया, क्योंकि एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे तो दूसरी तरफ जयंत और मदन भैया थे। अब सवाल बड़ा है कि क्या जयंत भाजपा का विजय रथ खतौली में रोक पाएंगे। पश्चिम के लड़ैया सैनी की सेना वर्सेस जयंत के भैया। खतौली की चुनावी जंग, जनता जाएगी किसके संग। चुनाव खतौली का है, लेकिन दावा पश्चिम की राजनीति बदलने का किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भाजपा की राजकुमारी सैनी है, जो पति विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ जयंत के मदन भैया हैं, जो भाजपा को उसी के गढ़ में सीधी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या जयंत खतौली में भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे, क्योंकि जब जयंत रामपुर में आजम खान के लिए प्रचार कर रहे थे तब खतौली के पिच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उन्हें सीजनल नेता बताकर हमले कर रहे थे। और जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करने, लोग बरसाती लोग, सीजनल लोग आपके बीच में आए, वो लोग कहीं उनके दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल पिक्चर से गायब रहे। बाद में भाईचारा कायम करने आ गए, बड़ी बड़ी बात करने आ गए। लेकिन भूपेंद्र चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने जितने तीर जयंत पर चलाए उससे ज्यादा उनके भैया मदन पर चलाए। भैया का इतिहास किसे पता नहीं है जी, आप जानकारी करो। मैं नहीं कह रहा मदन भैया पे कौन सा अपराध ऐसा है जो उन्होंने नहीं करा और उसके मुकदमे नहीं होंगे। खतौली की रणभूमि में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए हर दाव चला, लेकिन किसका दाव किसको
चुनावी अखाड़े में पटखनी दे पाएगा, इसका फैसला भले ही 8 दिसंबर को होगा। गौरतलब है कि भाजपा रालोद प्रत्याशी मदन भैया को जहां बाहुबली बता रही है और जोर शोर से मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र भी कर रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल जयंत के सामने है, जो दाव उन्होंने मदन भैया को उतारकर जाट, गुर्जर और मुस्लिम का चला है, वो 5 दिसंबर को काम करेगा। क्योंकि सवाल सिर्फ खतौली का नहीं है, सवाल सपा और रालोद के गठबंधन का भी है। इसका भविष्य क्या होगा, ये इस चुनाव से साफ हो जाएगा। खतौली से सनु शर्मा, एबीपी गंगा। तो चलिए अब खतौली की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी चुनावी जंग तीखी है। खतौली में फैक्टर्स की बात करते हैं। सपा रालोद गठबंधन फैक्टर है, हालांकि बीजेपी का गढ़ मानी जाती सीट। जाट मुस्लिम गठजोड़ बड़ा फैक्टर है। जयंत चौधरी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और कई दिनों से वहां पर कैंप कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। चंद्रशेखर का समर्थन देना भी फैक्टर है। भाजपा का जो सैनी दांव है वो फैक्टर है। और मुजफ्फरनगर दंगों की जो यादें ताज़ा करवाई जा रही हैं वो भी वहां पर बहुत बड़ा फैक्टर है। जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर मतदाता किस तरीके से वो समझिए। मुस्लिम मतदाता जो है 77,000 हैं। दलित मतदाताओं का भी अच्छा खासा प्रभाव है, 57,000 हैं। सैनी मतदाता 27,000 हैं। जाट 26,000, पाल 19,000, कश्यप 17,000 और कुल मतदाताओं की संख्या बनती है 3,12,531। और यही जो वोटों का गणित है ये किसकी तरफ जाएगा इससे फैसला होगा। बात गुजरात की, जहां दूसरे चरण का प्रचार आज थम गया, लेकिन प्रचार थमने से पहले सीएम योगी ने खूब जोर लगाया। ये गुजरात में छठी बार था जब सीएम योगी प्रचार कर रहे थे, या यूं कहें कि जितना प्रचार गुजरात में योगी ने किया है किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल है कि योगी का ये जोर गुजरात में राज दिला पाएगा। गुजरात में योगी की दहाड़, कांग्रेस पर किया प्रहार। यूपी मॉडल जिताएगा गुजरात, योगी के पराक्रम से बनेगी बात। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार को मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात की 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को पहले और दूसरे चरणों के नतीजे आएंगे। लेकिन प्रचार थमने से पहले गुजरात में सीएम योगी ने जमकर कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब कर रहे थे, तब कांग्रेस ने बाधा पैदा की, तब कांग्रेस बैरियर बनकर के सामने आई। सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य हुआ। ये गुजरात में छठी बार था जब सीएम योगी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे, क्योंकि जितना प्रचार गुजरात में सीएम योगी ने किया है किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सीएम योगी ने दोनों चरणों में 23 जनसभाएं की और 5 रोड शो किए हैं। बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3 जनसभा को संबोधित किया और 1 रोड शो भी किया। बतौर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा भाजपा के लिए चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन सवाल बड़ा है कि योगी का जोर गुजरात में भाजपा को जीत दिला पाएगा, क्योंकि गुजरात में पिछले 2 दशकों से भाजपा का एक छत्र राज रहा है। ऐसे में अगर भाजपा जीतती है तो बड़ा योगदान सीएम योगी का भी होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।